हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। DSSB के लिए पेडागोजी स्पेशल क्लासेस जो है मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। स्पेसिफिकली DSSB इसलिए क्योंकि 11th-12th की एनसीईआरटी मस्ट होती है इस एग्जाम के लिए। जहां पर भी 11th-12th की एनसीईआरटी जरूरी है, ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो 4th चैप्टर शुरू करेंगे। 4th चैप्टर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट जो है आज का रहेगा, आज की जो क्लास है उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है मतलब जो अबनॉर्मल चीजें हो रही हैं उनका रीजन क्या है, हिस्ट्री क्या है, या मॉडल्स स्पेसिफिकली क्या कहते हैं कि क्यों होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो बेसिक जो लेवल है वो सेट करेंगे आज, उसके बारे में बात करेंगे। जो सेकेंड और थर्ड क्लास रहेगी उसमें डिफरेंट तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो फेस करने में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी DSSB की तैयारी शुरू नहीं की है सो मेक श्योर आप अभी से कर लें। अगर नोटिफिकेशन का वेट किया सो आप बहुत बड़ी ट्रबल में आ जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन की अगर कुछ टाइम में एग्जाम हो गया जैसे केवीएस का हुआ था सो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि केवीएस में तो फिर भी स्पेसिफिक सिलेबस था। DSSB में तो सिलेबस स्पेसिफिक है ही नहीं। अभी भी 100 के अराउंड वीडियोस होने का है, जबकि हमारी 12th की एनसीईआरटी भी अभी बाकी है। प्लस NIOS का जब लेक्चर शुरू करूंगी 100 के अराउंड लेक्चर्स वो हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप जो है अभी से रेगुलर क्लासेस जब जब मैं डाल रही हूं देख रहे हैं। ओके। सो जो ये अबनॉर्मैलिटी का कॉन्सेप्ट है या जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, सो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसकी। उन सभी डेफिनेशन में से मोस्टली डेफिनेशन जो है वो क्या बताती हैं कि जो अबनॉर्मैलिटी है मतलब नॉर्मल से अलग अबनॉर्मल, ओके, तो वो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनके कॉमन फीचर्स क्या हैं। तो जो बहुत सारी डेफिनेशन है उनमें कॉमनली ये चीजें तो बोली गई हैं कि बिहेवियर में डेविएट हो रही हैं चीजें, मतलब नॉर्मल से डेविएट होना, ये नॉर्मल चीज है। कोई बच्चा नॉर्मल बोलते हैं ना कि दुनिया के बच्चे तो पता नहीं कितने आराम से काम करते हैं, बट तुम लोग पूरा दिन उछलते कूदते रहते हो, मम्मी बोल नहीं देती कभी कभी। सो इट्स लाइक वो मैं बहुत नॉर्मल और वेग एग्जाम्पल हो सकता है ये, बट समझाने की बात इतनी है कि डेविएट होना नॉर्मल से, जो नॉर्मल माना जाता है उससे अगर आप एक्सट्रीम में डाउन या अप हैं सो वो डेविएशन हो गया। डिसस्ट्रेस हो गया। तो डिस्ट्रेस तो हमने पढ़ा है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि स्ट्रेस जो है वो यू स्ट्रेस भी होता है, और यू स्ट्रेस कब जो है डिस्ट्रेस में चेंज हो जाए वो भी पता नहीं चलता। पोटेंशियल है यू स्ट्रेस का डिस्ट्रेस में चेंज होने का, तो यहाँ पे डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। डिसफंक्शनिंग यानी नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है उससे अलग, और कई बार ये चीजें डेंजरस भी हो जाती हैं। तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो डेविएंट होते हैं यानी डिफरेंट होना, एक्सट्रीम, अनयूजुअल या फिर इवन बिजार, तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। डिस्ट्रेसिंग मतलब अनप्लेजेंट या अपसेटिंग टू पर्सन या फिर दूसरों को, खुद या दूसरे जो है वो सिचुएशन में आ रहे हैं स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। डिसफंक्शनल मतलब इंटरफेयरिंग विद पर्संस एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, तो आप वो काम नहीं कर पाते पर्टिकुलरली डे टू डे लाइफ में भी। पॉसिबली डेंजरस समटाइम्स, ओके, सो डेंजरस आपके लिए भी हो सकता है, मतलब उस पर्सन के लिए भी हो सकता है और दूसरों के लिए भी हो सकता है। अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी को सो उस इंसान के लिए भी वो चीज डेंजरस हो सकती है और किसी दूसरे के लिए भी हो सकती है। जैसे शिजोफ्रेनिया अगर हम आगे पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसके अंदर डिल्यूजन्स काफी होते हैं, ओके, सो वो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन वो कई बार बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो ये 4 वर्ड आपको याद रखने, वो डेविएंट होते हैं, डिस्ट्रेसिंग होते हैं, डिसफंक्शनल होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। ओके। अब बहुत सारे अप्रोच हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को देखने के कि मतलब हम अबनॉर्मल का मतलब क्या समझते हैं। सो पहला अप्रोच ये है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं जैसे सोसाइटी में होता आ रहा है, अगर आप उससे डेविएट होके करते हैं तो वो अबनॉर्मल बिहेवियर माना जाएगा। दूसरा अप्रोच है अबनॉर्मल बिहेवियर एज माल अडेप्टिव, यानी साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जो नॉर्मल बिहेवियर अडेप्ट करते हैं बच्चे, जब वो उस नॉर्मल बच्चे भी क्या इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जब वो नॉर्मल बिहेवियर जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है उसकी बजाय कोई और बिहेवियर अडेप्ट कर लेते हैं सो वो भी अबनॉर्मल ही माना जाएगा। सो वो माल अडेप्टिव जो है ये भी पिक्चर में आ जाता है। देन आते हैं जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, हिस्ट्री में क्या बोला गया है अबनॉर्मैलिटी को या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को
उसको। तो बहुत एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें तो सुपर नेचुरल जो पावर्स होते थे या मैजिकल फोर्सेस होते थे, जैसे भूत प्रेत या जो शैतान का साया है इसके ऊपर, तो कि अगर कोई डिस्टर्ब्ड वे में बिहेव कर रहा है या सही बिहेव नहीं कर रहा, अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो हम क्या बोल देते थे कि इसमें तो एविल स्पिरिट्स जो है वो भूत प्रेत का साया आ रखा है। ओके, फिर उस भूत को उसके अंदर से निकलवाने के लिए एक्सोर्सिज्म किया जाता था, यानी एक एक्टिविटी जिसमें उसको बाहर निकाला जाए। ओके, बहुत सारी सोसाइटीज में शमन जो है या जो मेडिसिन मैन जिसको बोल देते हैं, यूजुअली जो बाबा वगैरह बुलाते हैं ना, कि वो सुपर, उनके पास पावर्स होती है और वो कॉन्टेक्ट करेंगे उन सुपर नेचुरल पावर्स से और फिर जो है वो उसके अंदर से उनको निकाल देंगे। जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं या सीरीज वगैरह में कि अब वो शैतान को उसके अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ये चीजें भी मानी जाती हैं पहले कि अबनॉर्मल बिहेवियर का सुपर नेचुरल या मैजिकल फोर्सेस एक रीजन हो सकता था। मतलब अभी भी मानते हैं बहुत सारे लोग, बट एंशिएंट थियरी ये कहती है कि रीजन क्या था अबनॉर्मल बिहेवियर का, सुपर नेचुरल और मैजिकल फोर्सेस। ओके, उसके बाद अगर बात करें सो ये भी बाद में मतलब धीरे धीरे वो होता है ना, हिस्ट्री इज लाइक कि आप पहले क्या होता था, फिर क्या मानना शुरू किया, फिर क्या थियरी आई। सो हम क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई या कैसे कैसे जो है थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। ओके, तो अगर नेक्स्ट थीम की बात करें जो अब नॉर्मल साइकोलॉजी की बात करती है, तो वो ये बिलीफ है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी और उनका ब्रेन दोनों के दोनों एक कॉम्बिनेशन में काम नहीं कर रहे, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच भी बोल सकते हैं। मॉडर्न टाइम की बात करें तो देयर इज एविडेंस कि जो बॉडी और ब्रेन है वो एक दूसरे से लिंक में काम करते हैं और कई बार जब वो ठीक से काम नहीं करते लिंक में, सो माल एडेप्टिव बिहेवियर जो है वो आ सकते हैं और उसकी वजह से फिर बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो ये सिर्फ इतना सा अप्रोच है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच जो है कि आपकी बॉडी और माइंड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। ओके, साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या बोलता है कि आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे ही, मतलब जब आप कॉग्निटिव लेवल पे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से हो रही है, इनएडिक्वेसी, कि आप सही तरीके से सोच नहीं रहे, सही तरीके से फील नहीं हो रहा है आपको, और आप जिस तरीके से आपको वर्ल्ड को परसीव करना चाहिए वैसे परसीव नहीं हो पा रहा है। ओके, तो वो साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो बोलता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच में अगर बात करें ना तो एंशिएंट वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसोफर रहे हैं, फिजिशियन, जैसे हिपोक्रेट हो गए, सोक्रेटिस हो गए, ठीक है, इन या सुकरात बोलते हैं इनको हिंदी में, या पर्टिकुलर प्लेटो हो गए। सो ये ओवर इनका रीजन क्या था कि अबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि इमोशन और रीजन में जब एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो हमारा बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। यानी इमोशनली आप कुछ करना चाह रहे हैं, लॉजिकली कोई और चीज आ रही, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई ना, तो जब एक कॉन्फ्लिक्ट या टकराव की स्थिति आ गई तो हमारा बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, ऐसे ही गैलन ने इलेबोरेट किए 4 ह्यूमर्स, ये हमने पर्सनालिटी में भी पढ़े थे। अगर आपको याद हो, हिपोक्रेट ने 4 फ्लूइड दिए थे। अगर नहीं पता तो पर्सनालिटी वाला टॉपिक देख लीजिएगा, मैंने पर्सनालिटी भी डिटेल में आपको करवाया था, जरूरी है। ओके, तो कनेक्टेड दिखेंगे आपको चीजें, जैसे हिपोक्रेट यहाँ पे आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हिपोक्रेट ने 4 फ्लूइड की बात की थी, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लेगम। ठीक है, सो पॉइंट क्या है, गैलन ने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो 4 चीजों से बना है, धरती, अर्थ, एयर, हवा, फायर, आग और पानी। ठीक है, सो इन 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, और वो फ्लूइड्स कौन से हैं, 4 ये हैं, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और वो जो पित्त वगैरह बोल देते हैं ना, वो सब है शायद इसमें हिंदी में। ओके, तो फ्लैगम, तो ये जो 4 हमारी 4 चीजों से वर्ल्ड बना है, मटेरियल वर्ल्ड बना है, और फिर 4 फ्लूइड से, इनके अकॉर्डिंग, इनके कॉम्बिनेशन में जब ये कंबाइन करते हैं 4 डिफरेंट बॉडी फ्लूइड से, तब हमारी बॉडी बनती है। तो जब इनमें मतलब हर एक जो है वो बॉडी फ्लूइड हर चीज के लिए, हर अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी हमारी बॉडी में कुछ अगर हो रहा है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि पेट खराब है या कोई चीज क्या हो रहा है, सो वो पित्त कोई खराब है, या पॉइंट क्या हो जाता है, वो फ्लूइड सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब वो फ्लूइड हर एक चीज के लिए, अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वो फ्लूइड ठीक से काम ना करे और उसमें इम्बैलेंस आ जाए तो हमें डिसऑर्डर जो है वो होगा। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि गैलन ने बोला 4 चीजों से, 4 एलिमेंट से हमारी क्या बना है, मटेरियल वर्ल्ड बना है, धरती, हवा, ये धरती ठीक तो बोल रही हूँ ना, पृथ्वी, वायु, फायर, आग और पानी। ठीक है, और ये चारों के चारों जो कंबाइन करते हैं 4 एसेंशियल बॉडी फ्लूइड से, लेकिन जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे फिर जो डिसऑर्डर्स हैं वो पनप जाते हैं, डिसऑर्डर्स बन जाते हैं।
ठीक है। सो सिमिलर है जैसे इंडियन नोशन में हम बोलते हैं 3 दोष, वत, पित्त और कफ, ठीक है। तो वो ही आयुर्वेद में और आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन है, जो मैंने आप लोगों को करवा रखा है लास्ट 1-2 लेक्चर पहले, ये चीजें हो चुकी हैं डिस्कस। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये हमने सबसे पहले भूत प्रेत वाली स्टोरी पढ़ी कि अबनॉर्मल बिहेव करते हैं क्योंकि भूत प्रेत है। देन हमने बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच पढ़ा, जिसमें हमने अबनॉर्मल साइकोलॉजी को पढ़ा कि ब्रेन और आपकी बॉडी साथ में काम नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ा कि इनएडिक्वेसी आ रही है आपकी थिंकिंग में, फीलिंग में या परसीव करने में वर्ल्ड को। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जब ये 4 के जो हमारे बॉडी फ्लूइड हैं और जो मटेरियल वर्ल्ड जिनसे बना है 4 एलिमेंट से, ये बैलेंस तरीके से काम नहीं करते, जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर मिडिल एज में आते आते डिमिनोलॉजी या सुपरस्टिशन की बात आ जाती है कि अबनॉर्मल बिहेवियर अगर हो रहा है तो हम बोल रहे हैं उसमें कि डिमिनोलॉजी क्या होता है, एक बिलीफ होता है, ठीक है, दैट पीपल विद मेंटल प्रॉब्लम वर एविल एंड देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ विच हंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वो जादू कर दिया है, इसके ऊपर जादू टोना हो गया है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे जो सुपरस्टिशंस है वो आ जाते हैं, वो एक रीजन देने लग गए कि भाई इसलिए ये अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जादू हो रखा है। ओके, फिर अर्ली मिडिल एज आते आते क्या हो गया, जो क्रिश्चियन स्पिरिट थे उन्होंने क्या, एक वो तो होता है ना लॉजिकल वे थोड़ा सा आने लग जाता है, यहां से आप मान सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो यहां से डेवलप हो जाएगी रेनेसेंस पीरियड में। आपको बहुत डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले से अब तक क्या क्या चीजें मॉडिफाई हुई हैं। तो रेनेसेंस पीरियड में क्या हुआ, ये इट इज मार्क्ड बाय इंक्रीज्ड ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर। सो ये बोल रहे हैं कि इनका ये जो है कुछ मेंटली डिस्टर्ब है चीजें, तो इनको जो है वो जैसे वो जादू टोना मान रहे हैं ना हम, उसकी बजाय एक मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे पिक्चर में आ जाती है रेनेसेंस पीरियड के दौरान, और ये हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्ट्री के दौरान पीरियड्स को नाम दे रखे हैं, तो उसी में से एक है रेनेसेंस पीरियड। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। देन आता है एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट, जो कि 17th और 18th सेंचुरी आ गई है। इसमें ये रीजन ढूंढ रहे हैं कि क्यों हो रही हैं चीजें ऐसे, और उस क्यों को ढूंढते ढूंढते एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, प्लस एक रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो भी चलाया जाता है। और उस रिफॉर्म मूवमेंट में क्या बताया जाता है, जो लोग इन डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं उनके साथ कैसे आप जो है ठीक से बिहेव करेंगे। और फिर बाद में फर्दर यूरोप और अमेरिका में सबसे पहले इनिशिएट किए गए जो असाइलम्स थे, जो मेंटल असाइलम्स थे, उनका रिफॉर्म करना शुरू किया गया। ओके, कि उनकी ताकि उनके बेटर जो है वो जो मेंटली इल इंडिविजुअल्स हैं उनको अच्छे से रिकवर करवाया जा सके। फर्दर बात करें तो घुमा फिरा के इन सारी चीजों में 3 फैक्टर कॉमन दिखेंगे, एक बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक सोशल। तो ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि क्या क्या जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का आउटकम निकल के आता है। ओके, सो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्दर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, जो साइकोलॉजिकल, ये हिस्ट्री हो गई अब तक। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये नाम याद रखिएगा, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, इन्होंने पब्लिश की थी एक ऑफिशियल मैनुअल जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अलग अलग क्लासिफाई किया था। ओके, करंट वर्जन की बात करें तो डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये नाम है, प्लस 4th एडिशन है इसका, तो DSM यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल एडिशन 4th। ये इवेल्युएट करते हैं किसी भी पेशेंट को 5 डायमेंशंस पे, मतलब सिर्फ एक डायमेंशन पे या एक कि भाई मेंटल डिसऑर्डर है नहीं है, उस पे नहीं हम डिसाइड कर रहे चीजें, हम 5 डायमेंशन के ऊपर इवेल्युएट करके देख रहे हैं पर्सन को, और तब हम डिसाइड करेंगे क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इनको है। और ये पांचों के पांचों डायमेंशंस जो हैं वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और बाकी सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। सो इन तीनों फैक्टर्स प्लस और भी फैक्टर्स मिला के 5 डायमेंशंस बनाए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इवेल्युएट करके। ओके, क्लासिफिकेशन स्कीम जो है, जो ऑफिशियली इंडिया में यूज की जाती है एंड एल्सवेयर, वो 10th रिवीजन है, यानी ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD। अब ये किसने दी है ये क्लासिफिकेशन, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सर्च करके ICD 10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स लिख ही दिया नेक्स्ट लाइन में ना, WHO। चलो कोई बात नहीं, WHO ने दी है, ये बात याद रखिएगा। ये ICD, ये हम नेट के एग्जाम के दौरान भी पढ़ते हैं। ICD जो है वो, ये आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑफ डिजीज है ये, और WHO ने इसको प्रिपेयर किया है। हर एक डिसऑर्डर के लिए अलग से डिस्क्रिप्शन, अलग से सिम्टम्स, सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है जिसमें DSM-4 जो है वो एडिशन, हम काम करंट वर्जन है उसका, प्लस ICD-10 आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एक फैक्टर्स हैं जी जो कि अबनॉर्मल बिहेवियर का रीजन बन के आएंगे। सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जो कि हमारे बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। बहुत सारी रेंज हो सकती है बायोलॉजिकल फैक्टर की जब हम बात करते हैं, मतलब जीन्स हो सकते हैं, एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो सकता है, या माल न्यूट्रिशन हो सकता है, कुछ इंजरी हो गई आपको तब आप अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं या फिर और भी कंडीशंस हो सकती हैं कि आप नॉर्मल बिहेव ना करके थोड़ा सा डाइवर्टेड बिहेव कर रहे हैं, डेविएटेड बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो वो एक रीजन हो सकता है अबनॉर्मल बिहेवियर का। ओके, और दूसरी चीज जैसे हमने वो पढ़े थे ना 11th क्लास में ही, 11th क्लास की एनसीईआरटी जब आपको कराई थी तो उस दौरान हमने न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर वो सब पढ़े थे। तो उसी में से एक एडिशन यहाँ पे हो जाता है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनको लिंक्ड पाया गया है किससे, कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है गामा एमिनो बुटायरिक एसिड यानी गाबा, GABA। सो अगर इसमें इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है ना तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम सिजोफ्रेनिया की बात करें सो वो एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ डोपामिन, यानी डोपामिन अगर ज्यादा रिलीज हो गया तो सिजोफ्रेनिया हो गया। सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन है अगर वो कम हो रहा है, मतलब लो एक्टिविटी है उसकी, तो डिप्रेशन है। सो ये तीनों पॉइंट्स को आप अलग से लिख लीजिएगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर किससे लिंक्ड है, गाबा की एक्टिविटी से, कि अगर इसकी लो एक्टिविटी हुई तो एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। दूसरा आप लिख लीजिए किसको, शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया किससे रिलेटेड है, डोपामिन। डोपामिन अगर एक्सेस में रिलीज हो रहा है तो शिजोफ्रेनिया हो सकता है, और सेरोटोनिन अगर कम रिलीज हो रहा है तो डिप्रेशन हो सकता है। फर्दर बात करें, ये तो हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स को भी मूड डिसऑर्डर या शिजोफ्रेनिया या मेंटल रिटार्डेशन, इस तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से लिंक्ड पाया गया है। जो चीजें मैं बोलूं, जैसे मैंने लिखने को बोले 3 पॉइंट्स, इनको याद रखिएगा, बाकी चीजें आप सिर्फ सुन लीजिए। ओके, मतलब नोट्स का मतलब ये नहीं कि सारी की सारी एनसीईआरटी छाप दी। एनसीईआरटी में लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी की सारी, इसलिए मैंने इंक्लूड की है मैक्सिमम लाइंस, तो उन्हीं को आपको समझना सबको है बट याद करना स्पेसिफिक चीजों को है। ओके, रिसर्चर्स जो हैं वो अभी तक ये स्पेसिफिक जीन्स कौन से हैं जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं या डिसऑर्डर से लिंक्ड जो जीन्स हैं उनका पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि कोई भी सिंगल जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए। हमेशा ग्रुप ऑफ जीन्स ही आपको दिखाई देंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो हैं वो इमोशनल रिएक्शंस या बिहेवियरल रिएक्शंस जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो फंक्शनल चीजें हो या डिसफंक्शनल हो। ओके, ऑल्दो एक साउंड एविडेंस है ये बिलीव करने के लिए कि जो जेनेटिक या बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी। इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, इनको एनालाइज करते हैं, तब हमें समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड हैं इनसे। देन आते हैं जी कुछ एक साइकोलॉजिकल मॉडल्स जो कि हमें बताते हैं कि कैसे किस किस रीजन की वजह से मान लो कोई भी साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। सो एक पर्टिकुलरली ये जितने भी साइकोलॉजिकल मॉडल्स हम पढ़ेंगे ना, ये एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि रीजन क्या है इन मेंटल डिसऑर्डर्स का। जैसे हमने स्टार्टिंग में अप्रोच पढ़े, व्यूज पढ़े ना, कि हमने ये देखा कि अगर पर्टिकुलर व्यू में क्या पढ़ा था हमने कि सोशल नॉर्म से अगर आप डेविएट हो जाते हैं तो वो क्या है, आपका अबनॉर्मल बिहेवियर है। ऐसे ही वो मेंटल डिसऑर्डर क्यों हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं ये साइकोलॉजिकल मॉडल्स। ओके, ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें मैटरनल डेप्रिवेशन आ सकता है, मतलब जब पेरेंट्स से या मदर से आप थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज में, जैसे बच्चे को स्कूल भेजते टाइम वो टेंट्रम्स करे या रोए, सो वो एक सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। ठीक है, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कई बार पेरेंट ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कई बार मतलब हर चीज के लिए उनको परमिशन मांगनी पड़ती है। ठीक है, सो वो ओवर प्रोटेक्शन भी कई बार पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशनशिप को ऐसे डिफॉल्ट फॉल्टी बना देता है कि वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं बचता।
मतलब बच्चों के अलग व्यू है, पेरेंट्स के अलग व्यू है, पेरेंट्स अपने व्यूज थोपना चाह रहे हैं, सो वहां पे सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो सकती है। माल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि अगर डिस्टर्ब्ड फैमिली है या फैमिली में जो है मान लो किसी का पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, उनके फर्दर उन्होंने किसी और से जो है वो रिलेशनशिप है या शादी है, सो वो कई बार अगर वो रिलेशनशिप सही नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो सही नहीं होते, हो भी सकते हैं, पर कई बार वो रिलेशनशिप्स अगर सही नहीं है तो बच्चे के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। डिस्टर्ब्ड फैमिली एक रीजन हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, और सीवियर स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। ओके, तो साइकोलॉजिकल मॉडल्स जो है उनमें मेजरली साइकोडायनेमिक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, एक डायस्थेसिस मॉडल भी आएगा। सो वो मॉडल्स एक बार देख लेते हैं कौन सा मॉडल क्या बोल रहा है। जब भी साइकोडायनेमिक की बात आएगी तो फ्रूड को तो हम भूल ही नहीं सकते, मोस्ट फेमस मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल है, ये ओल्डेस्ट भी है और मोस्ट फेमस भी है, जिसमें फ्रूड ने बोला था कि 3 सेंट्रल फोर्स होते हैं जो कि पर्सनालिटी को शेप करेंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो, पढ़ चुके हैं हम डिटेल में, राइट। सो ये क्या बोल रहे हैं कि जो अबनॉर्मल बिहेवियर है वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का, मतलब अनकॉन्शियसली जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर हो रहे हैं वो रीजन है आपके अबनॉर्मल बिहेवियर का, ठीक है, जो कि ट्रेस बैक किया जा सकता है अर्ली चाइल्डहुड में या फिर इन्फेंसी में, कि अर्ली चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में अनकॉन्शियसली कुछ ऐसी चीज उनके साथ हुई है बच्चों के साथ, जैसे कई बार बच्चों को जो है वो अब्यूज का सामना करना पड़ जाता है, सो वो बहुत मतलब लाइफ टाइम आपसे अटैच्ड हो जाती है वो चीजें, तो वो अनकॉन्शियसली वो चीजें थी, और एक अबनॉर्मल बिहेवियर जो नजर आ रहा है वो अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का ही एक्सप्रेशन है। ओके, तो इन्होंने अबनॉर्मैलिटी का क्या रीजन बताया, अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, बिहेवियरल मॉडल क्या बोलता है जी, दूसरा मॉडल है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे जो फोकस करता है, ये बोल रहा है दिस मॉडल स्टेट्स दैट जो नॉर्मल या अबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं वो हमेशा लर्न्ड और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो रिजल्ट होते हैं लर्निंग मैल एडेप्टिव वेज का, मतलब जो बिहेवियर हम कर रहे होते हैं वो हमने सीखा होता है। ओके, तो जो बिहेवियर हमने सीखा है करना या कंडीशनिंग के थ्रू या पेरेंट्स ने सिखाया है, सो वो जब हम सही बिहेवियर नहीं सीख पाते तो वो जब माल एडेप्टेशन आ जाती है कि आपने गलत चीजें सीख ली, उसकी वजह से अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। ओके, सो वो अबनॉर्मैलिटी का रीजन क्या दे रहे हैं, ये माल एडेप्टिव लर्निंग। ओके, तो लर्निंग माल एडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग, की जो गलत तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं वो, प्लस जब हम सीख रहे हैं तो मॉडल किस पे कंसंट्रेट करता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग, कि ये चीजें अच्छी होनी चाहिए। मान लो सोशल लर्निंग आपके एनवायरमेंट में ही चीजें गड़बड़ हो रही है तो आप भी वैसा ही करना पसंद करेंगे। मान लो हो सकता है कि जैसे हमने वो बोबोडोल वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि आपके सामने अगर पेरेंट्स जो है आपके पापा जो हैं वो मिसबिहेव कर रहे हैं मदर के साथ, तो हो सकता है आप भी वैसा ही चीजें करनी शुरू कर दे, क्योंकि आपको लगे कि ये सही है, यही ऐसे ही तो होता है, ठीक है, बट ऐसे नहीं होता है। तो वो सोशल लर्निंग मतलब आप इमिटेट कर रहे हैं दूसरों का बिहेवियर। सो ये मॉडल्स हम तीनों के तीनों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो स्पेसिफिकली क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, इनके ऊपर फोकस हो रहा है। और जब आप ये चीजें सीख रहे होते हैं उस टाइम पे जब आप सही से अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो जो माल अडेप्टिव आपने चीजें की हैं, मतलब एक गलत तरीका जो आपने सीखा है, वो रीजन है आपके अबनॉर्मल बिहेवियर का। ओके, सो हमने देखा साइकोडायनेमिक में बोल रहे हैं कि अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है जो माल एडेप्टिव लर्निंग है या तरीके जो आपने सीखे हैं। कोग्निटिव मॉडल की बात करें तो ये फोकस करे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो कोग्निटिव मॉडल पे भी फोकस करते हैं कि अबनॉर्मल फंक्शनिंग किस वजह से है, कोग्निटिव प्रॉब्लम की वजह से। यानी आप इलॉजिकली कोई चीज सोच रहे हैं रिपीटेडली, कई बार होता है ना ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं हम, या ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं, या कुछ नेगेटिव कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं कि मान लो आपके फ्रेंड ने आपको फोन नहीं उठाया। मैं ऊपरी ऊपरी तौर पे एग्जांपल देती हूँ आपको, कई बार बहुत डीप में फिर एग्जांपल ना नेगेटिव वे में चले जाएंगे क्योंकि ये डिसऑर्डर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। ओके, सो वो जो ऊपरी तौर पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम कि आपने बिल्कुल नेगेटिव कंक्लूजन निकाल लिया कि वो मतलब ऐसे ही ईगो आ गया है आपके फ्रेंड में या कुछ भी हो गया है, ठीक है। सो वो नेगेटिव कंक्लूजन जो आप निकाल लेते तो वो कोग्निटिव प्रॉब्लम हो रही है आपको। सो वो कोग्निटिव लेवल पे चीजें हो रही है, और जब ये चीजें रिपीटेडली होती रहेंगी ना तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का रूप ले सकती हैं कि आपकी थिंकिंग ही पर्टिकुलरली नेगेटिव बन जाए, इररेशनल बन जाए, आप इनएक्यूरेटली सोचे जा रहे हैं, ठीक है। सो कोग्निटिव मॉडल क्या बोल रहा है, क्या रीजन दे रहा है, कोग्निटिव प्रॉब्लम्स जो है वो रीजन है।
ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल मॉडल ये फोकस करते हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो जो ह्यूमनिस्ट हैं या जो हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, मैंने आपको करवा भी रखे थे, ह्यूमनिस्ट का नाम बताइएगा एक आधेगा ना कमेंट सेक्शन में कि आपको याद है या नहीं याद है। सो ह्यूमनिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें नेचुरली एक टेंडेंसी होती है कि वो अच्छे होते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, एंड ड्राइवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज, यानी अपना जो सबसे अच्छी चीज, अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो धरती पे आए होते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव करते हैं कि जन्म से ही हमारे पास टोटल फ्रीडम होती है कि जो हम अपनी एग्जिस्टेंस को क्या मीनिंग देते हैं, मतलब हम धरती पे क्यों जन्म लिया है हमने, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, क्या उद्देश्य है, तो वो जो हम बनाना चाहें वही लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब हम चाहते तो ये भी चाह सकते हैं कि हम बहुत अच्छा उद्देश्य बना के चलें, उसी की तरफ काम करते रहें, और ये भी हो सकता है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर दें। जो इंसान उसको अवॉइड कर देगा वो उनकी जिंदगी फिर थोड़ी खालीपन सा और इनऑथेंटिक या डिसफंक्शनल लाइफ उनकी हो जाएगी, और ये एक रीजन बन जाता है फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर्स का या अबनॉर्मल बिहेवियर का। ओके, सोशियो कल्चरल मॉडल, तो सोशियो कल्चरल मॉडल अबनॉर्मल बिहेवियर को बेस्ट अंडरस्टूड करता है किस वे में, सोशल और कल्चरल फोर्सेस के वे में जो कि इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी सोसाइटी और कल्चर ही इन्फ्लुएंस करता है और उसकी वजह से फिर एक अबनॉर्मल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। ओके, एज अ बिहेवियर कौन शेप करता है, जो सोसाइटल फोर्सेज हैं या जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और यही फिर फर्दर रीजन निकल के आएंगे कि अगर आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो भी सोशियो कल्चरल की या सोसाइटी या कल्चरल फोर्सेस की वजह से कर रहे हैं, और अगर आप अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो वो भी सोसाइटी या कल्चर की वजह से ही कर रहे हैं। ओके तो जब लोग सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ के कुछ और करना चाह रहे होते हैं या अलग चल रहे होते हैं तो उसको फिर हम डेविएंट या मेंटली इल बोल दिया जाता है, या कई बार क्रेजी बोल दिया जाता है कि मतलब ही और शी इज क्रेजी, कि वो कुछ भी करते रहते हैं, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, कैसा करना चाहिए जैसा सोसाइटी चाहती है, ठीक है। तो जब भी आप चीजें अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्रेजी, पागल, डेविएंट, मेंटली इल ऐसा बोला जा सकता है, तो वो सोशियो कल्चरल मॉडल है। सॉरी, लास्ट मॉडल आता है जी डायस्थेसिस और स्ट्रेस मॉडल। सो डायस्थेसिस क्या होता है, एक सिचुएशन होती है जिसमें कुछ ना कुछ ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बायोलॉजिकली, जैसे जेनेटिकली हमने पढ़ा था ना कि बायोलॉजिकली ही कुछ ना कुछ चीज है जो इनहेरिट हो गई हो शायद, जिसकी वजह से वो अबनॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा है। सो ये जो डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल है इसमें 3 कंपोनेंट्स माने गए हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है डायस्थेसिस है, और या फिर प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रेशन प्लस विच मे बी इनहेरिटेड, ठीक है। यानी पहली चीज क्या हो गई कि वो डायस्थेसिस का प्रेजेंट होना। ओके, सो वो बायोलॉजिकली आपके अंदर कोई चीज इनहेरिट हो गई है पेरेंट्स से, और वो चीज का प्रेजेंट होना पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है डायस्थेसिस जो है मे कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी उसमें एक रिस्क हो सकता है, जो पेरेंट्स से इनहेरिट हुई हैं चीजें उसमें एक रिस्क हो सकता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उससे डेवलप हो जाए। ओके, थर्ड कंपोनेंट रहेगा कि वो एनवायरमेंट या वो कारण ऐसा दे देना, मतलब पैथोजेनिक स्ट्रेसर का प्रेजेंट होना। ओके, कई बार होता है ना कि ये सिचुएशन है बच्चे की और उसके बाद आपने एनवायरमेंट भी वैसा ही प्रोवाइड कर दिया जो उस सिचुएशन को एनहेंस कर रहा था, तो वो उसको और पुश मिल गया वहां से और एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो वहां से डेवलप हो गया। यानी फर्स्ट था कि पेरेंट से इनहेरिट हो गई, दूसरा था कि एक रिस्क तो था ही, तीसरा था कि वो रिस्क एनहेंस हो गया जब आपने स्ट्रेसर से उसको एक्सपोज कर दिया। और ये जो तीनों चीजें हमने बताई, ये सेवरल डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें एग्जाम्पल निकल के आता है एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर सिजोफ्रेनिया। क्योंकि डिप्रेशन तभी तो होगा ना जब आपकी सिचुएशन वैसी बन जाए, एक स्ट्रेसर, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसर डेवलप हो जाए वहां पे, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट रहेंगे डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल के। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की हमने बात की ना, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, शिजोफ्रेनिया हो गया, या और मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, पेन डिसऑर्डर्स होते हैं, सो उनकी बात जो है हम आने वाले 2 लेक्चर्स में करेंगे। मेक श्योर आप वो लेक्चर्स देख लें अच्छे से। और ये इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है सो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताइएगा कि समझ आ गया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।